हेलो एवरीवन, मैं विनय पाटीदार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति का पद, निर्वाचन, योग्यता, शपथ, महाभियोग प्रक्रिया, पद की रिक्तता जैसी बात हमने की थी। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के बारे में, उसके निर्वाचन से जुड़ी कुछ बातें और राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखते हैं राष्ट्रपति को आगे बढ़ाते हैं। हम इस क्लास को हम राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर एक अधिनियम बना है 1952 में, राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन से जुड़ी हुई कुछ बातें तय की गई थी। इस अधिनियम में 2 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हुआ 1974 में और दूसरा संशोधन हुआ 1997 में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। और राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रत्याशी भाग लेना चाहता है तो उस प्रत्याशी के साथ 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ऐसा क्यों? हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, जहां पर प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐसे कुछ तथ्य रखे गए हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति इस चुनाव में भाग नहीं ले पाता है। सीधा सा कारण है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और ये भी कौन होंगे? ये वे लोग होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बना हुआ है, जहां पर संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी भाग लेते हैं। अब इनके सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए जो प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कुल 100 लोग होंगे। ये 100 लोग उस प्रत्याशी के साथ होने चाहिए, तभी वह चुनाव में भाग ले पाता है। अब एक आम नागरिक, और ये 100 लोग कौन होंगे? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में से, यानी कोई ना कोई सांसद होगा या विधायक होगा। यानी जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेना चाहता है उसके साथ 100 लोग होने चाहिए। 100 लोग कौन? विधायक हो सकते हैं या सांसद हो सकते हैं। इसलिए हर कोई नागरिक इस चुनाव में भाग नहीं ले पाता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी 1952 में जो तय की गई थी, 1952 में 2 प्रस्तावक होते थे और 2 अनुमोदक, यानी 4 लोग चाहिए थे प्रत्याशी के साथ, जो आसान बात थी। तो ऐसे समय में चुनाव का दुरुपयोग, चुनाव का मजाक बन चुका था। राष्ट्रपति के चुनाव में 20-25 लोग भाग लेते थे और कई सारे लोगों को एक भी मत प्राप्त नहीं होता था, 0 मत प्राप्त होता था। क्योंकि हमारा देश भारत है, जहां पर बड़े ऐसे कई शौकीन लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने का उनका शौक होता है। एक उदाहरण के लिए मैं आप बता दूं, एक हमारे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी थे शुरुआत में हरिराम जी। हरिराम जी लगातार 4 चुनाव में उन्होंने भाग लिया, चारों चुनाव वो हारे, लेकिन शौकीन थे चुनाव लड़ने के। लेकिन लास्ट जो चुनाव उन्होंने लड़ा, उस चुनाव में उन्हें एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ, जबकि शर्त थी, प्रस्तावक थे उस समय 2 और 2 अनुमोदक, यानी 4 लोगों ने उनका प्रस्ताव भी रखा था, 2 लोगों ने, और 2 लोगों ने अनुमोदन, यानी 4 लोग उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने भी उनको मत नहीं दिया है। उनके साथ वही बात हो गई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मैंने जिस चुनाव में भाग लिया उस चुनाव में मेरे साथियों ने भी मुझे मत नहीं किया था। ऐसी कुछ बात हुई थी हरिराम जी के साथ। 1967 का चुनाव बता दूं मैं, जहां पर 17-18 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से 9 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस चुनाव को ऐसा महत्वहीन मजाक ना बन जाए, इसलिए समय समय पर यह प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या बढ़ाई गई। 1974 में यह संख्या की गई थी 10 प्रस्तावक होने चाहिए, 10 अनुमोदक होने चाहिए। जो अंतिम संशोधन हुआ इस अधिनियम में 1997 में, जहां पर प्रस्तावकों की संख्या 50 तय की गई और 50 तय की गई अनुमोदकों की संख्या। यानी प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे 50 लोग और 50 लोग ऐसे प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे।
यानी कुल 100 लोग होने चाहिए उस प्रत्याशी के साथ। ये थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक। आगे हम बात करते हैं जमानत राशि की। दोस्तों आप जानते हो भारत में कोई भी चुनाव आप लड़ लो, चाहे वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव, जमानत के तौर पर आपको कुछ राशि जमा करानी होती है, जिसे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आपको चुनाव आयोग को जमानत के तौर पर आपको पूर्व में 15,000 रुपयों की राशि जमा करानी होगी। अब 15,000 रुपयों आपने न्यूज में पढ़ रखा होगा, जैसे किसी भी चुनाव के परिणाम आते हैं तो न्यूज में आता है इस नेता की जमानत जब्त हो गई। इस प्रकार से हम सुनते हैं। ये क्या होता है जमानत जब्त होना? यानी प्रत्याशी ने जो ये 15,000 रुपयों की राशि जमानत के तौर पे जमा कराई है, अगर इस प्रत्याशी ने, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कह रहा हूं, अगर प्रत्याशी ने कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया तो इसकी जो ये जमानत राशि जमा कराई थी वो जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। 15,000 रुपयों की राशि कुल डाले गए मतों में से यदि 1/6 मत भी अगर कोई प्रत्याशी प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत के तौर पर जो राशि जमा कराई थी वो राशि चुनाव आयोग क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। फिर ये राशि जाती कहां पर है? तो चुनाव आयोग द्वारा ये जब्त की गई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में ये राशि क्या कर दी जाती है? जमा कर दी जाती है। तो जमानत के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको 15,000 रुपयों की राशि जमा करानी होगी। 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं किया आपने तो ये राशि जब्त हो जाएगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये राशि जमा हो जाएगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 70 और 71। अनुच्छेद 71 से लेकर पिछली जो अपनी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम था उसमें प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 71 से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 70 को लेकर। तो अनुच्छेद 70 में जिसे हमने पढ़ रखा है, देश में जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पद का कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति करता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति। अब 1969 में ऐसी परिस्थितियां देश के सामने आई जब देश में राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों ही पद क्या थे? रिक्त थे। राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह, जिनका 1969 में निधन हो जाता है। उनके निधन पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं देश के उपराष्ट्रपति, और तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी को बनाया जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति और अगले 6 माह में अब राष्ट्रपति के निर्वाचन होने। वीवी गिरी के मन में विचार आया कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग लूं, तो उन्होंने अपने पद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब उस समय राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो उन्होंने त्याग पत्र किसे दिया? तो उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यालय के चैम्बर पर अपना इस्तीफा रखा था। और इस स्थिति में देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। ऐसे समय में राष्ट्रपति के पद का कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसे समय में 1969 में संसद ने एक अधिनियम बनाया। 1969 में संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया कि देश में जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होंगे, दोनों ही पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कब बनाया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति? जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद क्या हो? रिक्त हो। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद कार्यों का निर्वहन करेगा। तो ऐसे समय में 1969 में कौन बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्ला, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और वो बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 71 की। तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति निर्वाचन से जुड़ी हुई बात बताई गई है कि यदि राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है
तो ऐसे विवादों की सुनवाई या निर्णय कौन करेगा? तो अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवादों पर विनिश्चय या निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। यानी राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ तो ऐसे विवादों पर निर्णय या विनिश्चय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 71। इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है कि संसद के हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के सत्र होते हैं। जिसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संसद के सामान्यतः देश में 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र आयोजित होते हैं संसद में। अब इन सत्रों को बुलाता कौन है और इनकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है, यह बात हमें पढ़नी है अनुच्छेद 85 में। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सत्र आहूत का अर्थ आप समझना, बुलाना। तो संसद के सत्र आहूत कौन करेगा? तो अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र राष्ट्रपति आहूत करता है। आहूत का अर्थ होता है बुलाना, यानी आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों के सत्रों के सत्रावसान कौन करता है? इन सदनों का सत्रावसान कौन करेगा? और सत्रावसान का अर्थ होता है समाप्ति। तो समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो सीधी सी बात है, संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत भी राष्ट्रपति करेगा और सत्रावसान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 85 में। 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 2 शब्द यहां पे हमें समझने होंगे, सत्रावसान और स्थगन। दोनों का अगर भावार्थ देखा जाए तो भावार्थ एक जैसा है। सत्रावसान और स्थगन यानी दोनों का एक भावार्थ निकाला जाए तो अर्थ होता है समाप्त करना। अब लेकिन इसमें कुछ अंतर है, समझना हमें यह है कि सत्रावसान कौन कर सकता है और कितने समय के लिए होता है, स्थगन कौन कर सकता है और कितने समय के लिए होता है। तो सत्रावसान जो होता है, सत्रावसान होता है किसी सत्र का, और यह सत्रावसान कौन कर सकता है? तो हमने अभी पढ़ा है सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। और सत्रावसान की जो समयावधि होती है वो स्थगन की तुलना में ज्यादा होती है। एक अधिक अवधि के लिए सत्रावसान किया जाता है किसी सदन का। तो सत्रावसान सत्र का होता है, किसी सदन के सत्र का सत्रावसान होता है। और सत्रावसान कौन कर सकता है? तो देश के राष्ट्रपति। और यह एक अधिक अवधि के लिए होता है तुलना में स्थगन के। अब बात करते हैं स्थगन। तो स्थगन किसका होता है? स्थगन होता है सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक का, ना कि सत्र का। सत्र का सत्रावसान होता है जबकि स्थगन होता है किसी बैठक का। बैठकें होती है हमारे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इन बैठकों को स्थगित करने का अधिकार होता है इन दोनों सदनों के अध्यक्ष का। यानी अगर लोकसभा की किसी बैठक का स्थगन हो रहा है तो यह स्थगन करने का अधिकार कौन रखता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका स्थगन कर सकते हैं बैठक का। यदि स्थगन हो रहा है राज्यसभा का तो यह स्थगन कर सकते हैं राज्यसभा के सभापति। और यह स्थगन कितनी समयावधि के लिए? तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का जो स्थगन होता है यह स्थगन हो सकता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए या सप्ताह के लिए। यानी इनकी समयावधि तुलना में सत्रावसान के कम होती है, जबकि सत्रावसान जो होता है अधिक समय के लिए होता है। इसी के साथ एक और बात पढ़नी होगी हमें, संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी क्या? एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, इनके बीच में कितना अंतर नहीं हो सकता है? तो इनके बीच में 6 माह का अंतर नहीं हो सकता है। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा।
यह प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 85। इसी के साथ अनुच्छेद 85 में एक और बात हमें पढ़नी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल से पूर्व ही विघटन किया जा सकता है। अब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, निर्धारित कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन इस कार्यकाल से पहले भी इस लोकसभा को समाप्त, भंग या विघटित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो यह अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत देश के राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहां पर समझने वाली जो बात है, ये जो विघटन है ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की परामर्श पर, सलाह पर। यहां पर स्पष्ट हो जाता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसको बताया है संविधान की लोकसभा का विघटन करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता है। राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। देखा जाए तो राष्ट्रपति घर का वह बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे नाम के लिए हर जगह पर आगे लाया जाता है, लेकिन कार्य क्या करना है, क्या होना है, उसमें उसकी भूमिका ज्यादा नहीं होती है। इसमें देखा जाए तो संविधान में ये जो शक्तियों का प्रयोगकर्ता होता है, यह वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जो लोकसभा को विघटित करेगा, यह अनुच्छेद 85 में बताया है, लेकिन यह विघटन वह सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कर सकता है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद था हमारा अनुच्छेद 85। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 87 की। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 87, जिसमें बताया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब यहां पर क्या समझना है इस अनुच्छेद में हमें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति यह अभिभाषण किसके समक्ष देता है, राष्ट्रपति यह अभिभाषण कब कब देता है, और राष्ट्रपति का यह अभिभाषण कौन तैयार करता है। ये महत्वपूर्ण बातें हमें इस अनुच्छेद में पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो अभिभाषण क्या होता है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इस अभिभाषण में सरकार के पिछले वर्ष यानी गत वर्ष में सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाती है, उनकी सफलता की बात की जाती है, और आगामी वर्ष, आने वाले वर्ष में वर्तमान सरकार क्या कार्य करना चाहती है, इन नीतियों का उल्लेख, इन गतिविधियों का उल्लेख अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी आगामी वर्ष में सरकार जो कार्य करना चाहती है, जो नीतियां बनाना चाहती है देश के लिए, इन नीतियों का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जाता है। यह अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वही बात, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका यहां पर भी दिख जाती है। तो राष्ट्रपति का यह जो अभिभाषण होता है, यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। यानी राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में, अपने भाषण में क्या बोलेगा, यह तय कौन करेगा? मंत्रिपरिषद। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तय किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तय किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा। अभिभाषण में क्या होता है? तो आगामी वर्ष की नीतियों का उल्लेख होता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब कब देता है और किसके समक्ष देता है। तो राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देता है वो 2 समय देता है। एक तो जब भी देश में 5 वर्ष बाद जब भी लोकसभा के साधारण निर्वाचन होते हैं, इन निर्वाचनों के बाद जो लोकसभा आती है, नई लोकसभा गठित होकर आती है, इस लोकसभा के समक्ष राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। एक तो ये हो गया। सेकंड कब देगा? तो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जो प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा। तो 2 समय राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, नवगठित लोकसभा के समक्ष। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है, उस प्रथम सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष? तो संसद के दोनों सदनों के संवित सदन के समक्ष। संवित सदन यानी शामिल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का शामिल सदन। और यह होता है सेंटर हॉल, संसद भवन के सेंटर हॉल में दोनों सदनों को शामिल रूप से
राष्ट्रपति अभिभाषण यानी अपना अभिभाषण देता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? तो आगामी वर्ष की नीतियों का उल्लेख है। इसमें किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। किसके समक्ष राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन और उनका समवेत सदन यानी शामिल सदन संसद भवन के सेंटर हॉल में ये इसका अभिभाषण राष्ट्रपति का दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब कब देता है? तो दो समय देता है, नवगठित लोकसभा के समक्ष अपना अभिभाषण और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा। अब अभिभाषण के बाद क्या होता है? जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दे दिया तो इस अभिभाषण पर एक प्रस्ताव लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में रखा जाता है, दोनों सदनों के पटल पर यह प्रस्ताव रखा जाता है और दोनों सदनों में इस प्रस्ताव पर वाद विवाद चर्चाएं होती है। और चर्चा में वाद विवाद से उठे प्रश्नों का उत्तर किसके द्वारा दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव में जो चर्चा होती है और चर्चा में जो वाद विवाद से उठे प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर साधारणतः देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद दोनों ही सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होता है और मतदान द्वारा यह प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो इस प्रस्ताव के पास होने की सूचना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। अभिभाषण में क्या होता है? आगामी वर्ष की नीतियों का उल्लेख होता है। अभिभाषण कब कब? नवगठित लोकसभा के समक्ष और वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। किसके समक्ष? दोनों सदनों का समवेत सदन या शामिल सदन। जब इसका धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, इसके पास होने की सूचना लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र द्वारा यह सूचना भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। यह था अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। हाँ तो दोस्तों, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अगला जो अनुच्छेद हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 108। 108 में हम क्या पढ़ेंगे? जिसे हम जानते हैं भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद देश के लिए क्या काम करती है? तो देश के लिए कानून निर्माण का जो कार्य है वह कार्य देश की व्यवस्थापिका यानी कौन करती है? संसद। संसद के इन दोनों सदनों से पास होकर कोई विधेयक अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर जब अपनी सहमति देता है, हस्ताक्षर जब करता है, तो वह विधेयक देश के लिए कानून बन जाता है। ऐसी हमारी कानून निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुच्छेद 108 इसमें प्रावधान किया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कौन कौन से दोनों सदन? लोकसभा और राज्यसभा। अब अनुच्छेद 108 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जिसे 108 से हम समझते हैं हमारी एक सेवा है एम्बुलेंस सेवा 108। कब बुलाई जाती है? जब इमरजेंसी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम 108 पे कॉल करते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं। ऐसी संविधान में एक अनुच्छेद 108 का प्रावधान किया गया। कुछ ऐसे इमरजेंसी जब किसे बुलाना पड़ सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाना पड़ सकता है। अब इसमें हमें पढ़ना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जाएगी, किन परिस्थितियों में बुलाई जाएगी, बुलाने का अधिकार कौन रखता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इन महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 108 जिसमें है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है। तो संयुक्त बैठक तीन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है। जब संसद के दो सदन है हमारे, कोई साधारण विधेयक जो एक सदन से पारित हो चुका है, ऐसा साधारण विधेयक जो एक सदन से पारित हो चुका है लेकिन दूसरे सदन में यह विधेयक अस्वीकार हो गया है, यानी एक सदन ने विधेयक को पारित किया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहेगा, राष्ट्रपति चाहता है तो कौन सा अधिवेशन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुला सकता है संसद की, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी परिस्थिति, विधेयक में संशोधन पर। जब एक साधारण विधेयक एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरा सदन उसमें चाहता है संशोधन, लेकिन पारित जिस सदन ने किया है
वह सदन विधेयक में संशोधन पर असहमत है, यानी संशोधन को लेकर दोनों सदनों में असहमति है। तो ऐसी स्थिति में भी जब विधेयक कानून नहीं बनेगा तो राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? एक सदन में पारित विधेयक पर दूसरे सदन में 6 माह तक कार्रवाई नहीं, यानी किसी साधारण विधेयक को जब एक सदन ने पारित कर दिया है लेकिन दूसरे सदन में जब वो विधेयक गया वहां से अगले 6 माह तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा की कैसी बैठक बुला सकता है? संयुक्त बैठक। तो ये 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब साधारण विधेयक एक सदन में पारित हुआ, दूसरे सदन ने अस्वीकार किया। दूसरी परिस्थिति, दूसरा सदन इसमें संशोधन चाहता है लेकिन पहला सदन इस संशोधन के लिए सहमत नहीं है। तीसरी परिस्थिति, जब साधारण विधेयक को एक सदन ने पारित किया और दूसरे सदन ने 6 माह तक इस पर कोई कार्रवाई सदन में नहीं की। तो इन परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की कैसी बैठक बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो कब बुलाई जाएगी? तो इन परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। अब ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? तो ये संयुक्त बैठक सदैव कौन बुला सकता है? ये अधिकार किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है, यानी संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। तीसरी बात है इसमें अध्यक्षता। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, यानी लोकसभा के भी सदन है और राज्यसभा भी सदन है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब हो रही है तो ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सदैव लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है? तो यहां पर एक चीज हमें याद रखनी है, यहां पर अनुच्छेद 108 नहीं है। अध्यक्षता के बारे में जो बताया गया है यह संविधान का अनुच्छेद है 118(4). तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118(4) के तहत। कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 क्या है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इन परिस्थिति में दोनों सदनों की कैसी बैठक बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक। अब हम बात करते हैं कि अब तक भारत में अनुच्छेद 108 का प्रयोग कब कब किया गया। तो अब तक भारत में अनुच्छेद 108 का प्रयोग संयुक्त बैठक अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। सबसे पहली बार इसकी आवश्यकता पड़ी थी 6 मई 1961। 6 मई 1961 को दहेज निरोधक विधेयक के लिए सबसे पहली बार सदन की संयुक्त बैठक संसद की बुलाई गई थी। दूसरी बार इसकी आवश्यकता पड़ी थी बैंकिंग सेवा को लेकर 16 मई 1978 और तीसरी बार इसकी आवश्यकता पड़ी थी आतंकवाद निरोधक वेरी फेमस पोटा जिसे कहा जाता है पोटा विधेयक, और इसे बुलाया गया था 26 मार्च 2002। तो 3 बार अब तक संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहली बार इसकी आवश्यकता आतंकवाद, पहली बार इसकी आवश्यकता दहेज निरोधक विधेयक के रूप में 6 मई 1961, दूसरी बार बैंकिंग सेवा को लेकर 16 मई 1978 और तीसरी बार आतंकवाद विधेयक पोटा विधेयक को लेकर 26 मार्च 2002 को संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108, जिसमें है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.